अगस्त 1990 मिडिल ईस्ट की रेत पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में पावर का बैलेंस कैसा होगा ये भी उसने डिसाइड कर दिया। एक तरफ था इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स कोल्ड वॉर के खत्म होते ही अपने सुपर पावर स्टेटस को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए रेडी, और बीच में था एक छोटा सा ऑयल रिच कंट्री कुवैत। ये सिर्फ इन्वेजन नहीं था, ये सिग्नल था, और जो जवाब दिया गया वो भी दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज बन गया। चलिए समझते हैं गल्फ वॉर 1991 असल में था क्या, क्यों हुआ और क्यों आज भी रेलेवेंट है। कोल्ड वॉर खत्म होने के तुरंत बाद दुनिया एक ट्रांजिशन फेज में थी। सुपर पावर्स का बैलेंस शिफ्ट हो रहा था, अलायंसेस रीशेप हो रहे थे, और हर कंट्री ये समझने की कोशिश कर रही थी कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर में पावर का सेंटर कौन होगा। इसी अनसर्टेनिटी में सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा स्टेप लिया जो सिर्फ कुवैत तक लिमिटेड नहीं था। उसे लगा दुनिया डिवाइडेड है और शायद कोई उसे डायरेक्ट चैलेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ एक इन्वेजन नहीं बल्कि ग्लोबल परसेप्शन का टेस्ट करने वाला मोमेंट था। 1980s में इराक ने ईरान के साथ 8 साल लंबी ब्रूटल वॉर लड़ी। इकोनॉमी टूट चुकी थी, इराक पर बहुत ज्यादा कर्ज था, खासकर कुवैत और सऊदी अरेबिया का। सद्दाम हुसैन को लगता था कि कुवैत ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं और इराक को फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है। सद्दाम ने कुवैत पर एक्यूज किया कि वो इराकी ऑयल फील्ड से स्लैंट ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन असली मोटिव और गहरा था। सद्दाम खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर देखना चाहता था। ऑयल पर कंट्रोल का मतलब था ज्यादा ताकत और ज्यादा इन्फ्लुएंस। ईरान इराक वॉर ने इराकी सोसाइटी को डीपली चेंज कर दिया था। आर्मी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इकोनॉमी फ्रेजाइल हो चुकी थी। सद्दाम को लगता था कि एक क्विक मिलिट्री विक्ट्री उसकी डोमेस्टिक इमेज को भी बूस्ट करेगी और अरब वर्ल्ड में लीडरशिप क्लेम करने का मौका देगी। उसके लिए कुवैत सिर्फ एक नेबर नहीं था बल्कि एक शॉर्टकट था पावर और प्रेस्टीज की तरफ। ये डिसीजन स्ट्रेटेजिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल था। 2 अगस्त 1990 इराकी फोर्सेस ने कुवैत पर सडन इन्वेजन लॉन्च कर दिया। सिर्फ 48 घंटों में कुवैत कैप्चर हो गया। दुनिया शॉक में थी। कोल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, सोवियत यूनियन कोलैप्स की एज पर था, और सडनली एक रीजनल डिक्टेटर ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फोर्स से चेंज कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने इस इन्वेजन को सिर्फ रीजनल इशू नहीं माना। जॉर्ज ने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टेस्ट बोला। कोल्ड वॉर के बाद का पहला मेजर क्राइसिस। अगर सद्दाम को नहीं रोका जाता तो दुनिया को ये मैसेज मिलता कि मिलिट्री फोर्सेस से किसी और का देश ले लेना भी ठीक माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर सैंक्शंस लगाए। फिर एक मैसिव इंटरनेशनल कोलिजन बिल्ड हुई 30 से ज्यादा कंट्रीज की। सऊदी अरेबिया ने यूएस ट्रूप्स को अपने लैंड पर डिप्लॉय होने दिया। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू हुआ जिसमें अमेरिका और उसके साथी देशों ने अपनी सेना को डिफेंस के लिए वहां जमा करना शुरू किया। लैक्स ऑफ ट्रूप्स डेजर्ट में डिप्लॉय हुए। मैसेज क्लियर था, अगर इराक विड्रॉ नहीं करेगा तो वॉर होगा। सद्दाम ने इसे इग्नोर किया। इस वक्त मीडिया भी एक बैटलफील्ड बन चुका था। टेलीविजन डिबेट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेज बार बार यूज हो रहा था। लोग देखना चाहते थे कि क्या अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद भी ग्लोबल लीडर बनकर रहेगा या नहीं। कोलिजन सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं था, ये एक सिंबॉलिक शो ऑफ यूनिटी भी था जिसमें दुनिया को सिग्नल दिया जा रहा था कि बॉर्डर्स को फोर्सेस से चेंज करना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 17 जनवरी 1991 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ। पहले 5 हफ्तों तक मैसिव एयर कैंपेनिंग चली, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन। ये वॉर पहली बार ग्लोबल टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। CNN इफेक्ट शुरू हो चुका था। दुनिया ने देखा कैसे मॉडर्न एयर पावर एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इराकी कमांड सेंटर्स, रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स सब टारगेट हुए। ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं था, ये टेक्नोलॉजी वर्सेस आउटडेटेड मिलिट्री डॉक्ट्रिन था। हाईटेक वॉरफेयर टीवी पर क्लीन और प्रिसाइज लग रहा था, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी अलग थी। एक्सप्लोजन्स और नाइट विजन विजुअल्स ने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि फ्यूचर वॉर्स शॉर्ट और सर्जिकल होंगे, लेकिन हर स्ट्राइक के पीछे अनसर्टेनिटी और ह्यूमन कॉज भी थी। ये वही मोमेंट था जहां से दुनिया ने मॉडर्न वॉरफेयर को एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल की तरह देखना शुरू किया, और शायद इसी परसेप्शन ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप किया। 24 फरवरी 1991 ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च हुआ। कोलिजन फोर्सेस ने इराकी आर्मी को क्विकली ओवरवेल्म कर दिया। सिर्फ 100 घंटों में कुवैत आज़ाद हो गया। इराकी फोर्सेस विड्रॉ करते वक्त तेल के कुओं को आग लगा गए, रेत में जलते हुए तेल के कुएं। ये इमेजेस सिंबॉलिक बन गई। एक और ब्रूटल इमेज थी हाईवे ऑफ डेथ।
विड्रॉ करते हुए इराकी कॉन्वॉय को एयर स्ट्राइक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वॉर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से क्विक और डिसाइसिव था, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कॉम्प्लेक्स थे। कोलिजन फोर्सेस बगदाद तक जा सकती थी, लेकिन उन्होंने रेजिम चेंज नहीं किया। मैंडेट सिर्फ कुवैत को आज़ाद करना था। यूएस लीडरशिप को डर था अगर सद्दाम को हटा दिया तो इराक इंटरनल केओस में चला जाएगा। इराक में ईरान इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, रीजन अनस्टेबल हो सकता है। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी चूज की गई, लेकिन ये डिसीजन फ्यूचर में कंट्रोवर्शियल बना क्योंकि सद्दाम पावर में रहा और 2003 में फिर से इराक वॉर हुआ। गल्फ वॉर ने एक क्लियर मैसेज दिया, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, अब दुनिया लार्जली यूनिपोलर थी, अमेरिका डोमिनेंट मिलिट्री पावर के रूप में। इस वॉर ने यूएस मिलिट्री सुपीरियोरिटी को शोकेस किया। प्रिसीजन वॉरफेयर, कोलिजन डिप्लोमेसी, सैटेलाइट टेक, सबका इंटीग्रेशन हुआ। ये 21st सेंचुरी वॉरफेयर का प्रीव्यू था, लेकिन साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस परमानेंटली स्टैब्लिश हो गई और वहीं से रिसेंटमेंट भी बिल्ड हुआ। ओसामा बिन लादेन ने ओपनली सऊदी लैंड पर यूएस ट्रूप्स की प्रेजेंस का अपोज किया। आगे चलकर ये ग्रीवियंसेस ग्लोबल टेररिज्म नैरेटिव का पार्ट बने। 1991 इंडिया के लिए भी क्रूशियल साल था। गल्फ रीजन में लाखों इंडियन वर्कर्स थे। वॉर के दौरान इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिविलियन इवैक्यूएशन ऑपरेशन कंडक्ट किया। लैक्स ऑफ इंडियंस को एयरलिफ्ट किया गया। ऑयल के प्राइसेस स्पाइक हुए। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इंटेंसिफाई हुआ। यही वो पीरियड था जब इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट की। इनडायरेक्टली गल्फ वॉर ने इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन को एक्सेलरेट किया। आज भी मिडिल ईस्ट इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, इसलिए रीजन की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। इस वॉर ने एक और चीज क्लियर कर दी, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स कभी भी आइसोलेट नहीं होते, चाहे बैटलफील्ड कितनी भी दूर हो। इकोनॉमिक शॉक वेव्स हर कंट्री तक पहुंच जाती है। ऑयल प्राइसेस, माइग्रेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। गल्फ वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में जो इनस्टेबिलिटी का साइकिल शुरू हुआ, उसकी इकोज आज भी जियोपॉलिटिक्स में सुनाई देती है। आज अगर आप यूएस इंटरवेंशंस देखो, इराक 2023, लीबिया 2011, एक पैटर्न दिखाई देता है। शॉर्ट मिलिट्री विक्ट्रीज पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। गल्फ वॉर ने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि हाई टेक वॉर्स क्विक और क्लीन होते हैं। रियलिटी में जियोपॉलिटिक्स मेसी होती है। इस वॉर ने वेस्ट एशिया को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। पावर वैक्यूम, सेक्टेरियन टेंशंस और प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी का सीड यहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ। गल्फ वॉर 1991 सिर्फ एक 100 आवर ग्राउंड विक्ट्री नहीं थी, ये पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का ओपनिंग चैप्टर था। एक डिक्टेटर का गैम्बल, एक सुपर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन और एक रीजन का अनस्टेबल फ्यूचर। मिलिट्री विक्ट्री तो जल्दी मिल गई, लेकिन उसके पॉलिटिकल और ग्लोबल असर धीरे धीरे सामने आते रहे और शायद इसीलिए गल्फ वॉर आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि पावर शो करना इजी है, पावर मैनेज करना मुश्किल। हिस्ट्री यही सिखाती है, वॉर जीतना अलग चीज़ है, पीस डिज़ाइन करना अलग। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।